नमस्कार। हाँ जी। आज हम रूसी साहित्य के एक बहुत ही दिलचस्प कोने में झांक रहे हैं। हाँ जी, एंटोन चेखव का मशहूर एकांकी नाटक द प्रपोजल। बिल्कुल। वैसे असल में इसका शीर्षक था अ मैरिज प्रपोजल। हाँ, सही। और हमारे पास इस नाटक का टेक्स्ट तो है ही, साथ में उस दौर के रूसी समाज और रिवाजों पर भी कुछ नोट्स हैं। तो हमारा इरादा है इस नाटक की परतें खोलना। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, इसमें उस समय के समाज पर, खासकर अमीर तबके की सोच पर गहरा कटाक्ष है। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे किरदारों की जो झगड़ालू आदतें हैं और उनके आर्थिक हित वो शादी जैसे मौके पर हावी हो जाते हैं। कहानी तो सीधी सी है। इवान लोमोव एक ठीक-ठाक जमींदार है। हाँ। वो अपने पड़ोसी स्टीफन चुबुकोव के पास जाता है। उनकी 25 साल की बेटी है नतालिया। उसका हाथ मांगना है। मकसद बिल्कुल साफ है, जायदाद का जुड़ाव। हाँ, लेकिन ये तीनों किरदार इतने अड़ियल हैं, इतने झगड़ालू हैं कि प्रस्ताव तो कहीं पीछे छूट जाता है। लड़ाइयाँ हावी हो जाती हैं। बिल्कुल। और यही मतलब इस नाटक की खूबी भी है। चेकॉव दिखाते हैं कि कैसे वो जो ऊपरी दिखावा है समाज का, उसके नीचे असलियत कुछ और ही होती है। शादी का प्रस्ताव तो बस एक बहाना बन जाता है इन किरदारों के असली रंग दिखाने का। हाँ। आर्थिक जरूरतें उन्हें एक करने की कोशिश करती हैं, पर उनका स्वभाव वो उन्हें बार बार अलग कर देता है। तो चलिए देखते हैं ये सब कैसे होता है। हाँ, नाटक के किरदारों और उनकी दुनिया को समझने के लिए शायद उस वक्त के कुछ रिवाजों पर एक नजर डालना ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। हमारे सूत्रों में रूसी शादियों का जिक्र है, खासकर अमीर परिवारों में, जहां आर्थिक पहलू काफी मायने रखता था। जैसे चेकॉव के नाटक में भी लोमोव जमीन और जायदाद के जुड़ाव की बात सोचकर ही रिश्ता जोड़ने आता है। हाँ, ये पृष्ठभूमि अहम है। वैसे हमारे सूत्रों में आज की रूसी शादियों की कुछ मजेदार रस्मों का भी जिक्र है। अच्छा, जैसे जैसे दूल्हे को दुल्हन तक पहुंचने के लिए पहेलियां सुलझानी पड़ती हैं या सवालों के जवाब देने होते हैं। अरे वाह। और गलत जवाब पर पैसे भी देने पड़ते हैं। अच्छा। ये आज के रिवाज हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस विचार की तरफ इशारा करते हैं कि शादी सिर्फ भावनाओं का मामला नहीं है। हाँ। लेन देन, सामाजिक उम्मीदें, ये सब भी शामिल होता है, जैसा चेकोव के समय में शायद ज्यादा साफ था। बिल्कुल। तो इसी पृष्ठभूमि के साथ अब हम सीधे नाटक में उतरते हैं। द प्रपोजल। हाँ, 1888-89 के आसपास लिखा गया एकांकी प्रहसन, मतलब फार्स। हाँ, फार्स। जगह है जमींदार चुबुकोव के घर का ड्राइंग रूम। किरदार बस तीन ही हैं। चुबुकोव, उनकी बेटी नतालिया और पड़ोसी जमींदार लोमोव। और लोमोव की एंट्री ही कमाल की है। हाँ, शाम की पूरी पोशाक पहने, सफेद दस्ताने लगाए चुबुकोव के घर पहुंचता है। चुबुकोव उसे देखकर एकदम हैरान, और पहला ख्याल उसके मन में क्या आता है? जरूर पैसे उधार मांगने आया है, एक पैसा नहीं दूंगा। देखिए, इससे ही उस समाज की मानसिकता का अंदाजा लग जाता है। बिल्कुल। लोमोव बेहद घबराया हुआ है, इतना कि उसे पानी मांगना पड़ता है। हाँ। काफी हिचकिचाहट के बाद वो आखिरकार बताता है कि क्यों आया है। क्या कहता है? कहता है, मैं आपकी बेटी नतालिया स्टिपनोवना का हाथ शादी के लिए मांगने आया हूँ। और चुबुकोव का रिएक्शन वो देखने लायक है। हाँ, खुशी से फूला नहीं समाता। लोमोव को गले लगा लेता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है वो तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। यहाँ तक कि अपनी बेटी को प्यार में पागल बिल्ली कह देता है। हाँ, लव से कैट। और यकीन दिलाता है कि नतालिया फौरन हाँ कर देगी। ये जो इतनी ज्यादा खुशी है, ये भी इशारा करती है कि उसके लिए रिश्ता कितना फायदेमंद है। बिल्कुल। अच्छा, जब चुबुकोव नतालिया को बुलाने जाता है, लोमोव अकेला होता है और खुद से बातें करता है। हाँ, यहाँ उसके असली इरादे पता चलते हैं। वो 35 साल का है, जिसे वो कहता है एक महत्वपूर्ण उम्र। हाँ, अ क्रिटिकल एज। उसे लगता है अब उसे एक शांत और नियमित जीवन जीना चाहिए। खासकर इसलिए क्योंकि उससे दिल की धड़कन की समस्या है। वो अक्सर उत्तेजित हो जाता है, रात को ठीक से सो नहीं पाता। हाँ, कहता है कभी कभी पागलों की तरह उछल पड़ता है। और वो नतालिया के बारे में क्या सोचता है? उत्कृष्ट गृहिणी। हाँ, दिखने में ठीक ठाक, अच्छी पढ़ी लिखी। इसमें कहीं भी प्यार या रोमांस का जिक्र तक नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसका फैसला पूरी तरह से व्यवहारिक है। उसे एक व्यवस्थित जीवन चाहिए और नतालिया उस खाके में फिट बैठती है। ये चेखोव का समाज पर व्यंग्य है। शादी एक जरूरत है, भावना नहीं। सही। तभी नतालिया आती है घर के काम करने वाले एप्रन में। हाँ, वो लोमोव को इतनी फॉर्मल ड्रेस में देखकर थोड़ी हैरान होती है। लोमोव भूमिका बांधने की कोशिश करता है, पुराने पारिवारिक संबंधों का हवाला देता है, अपनी जमीन का उनके बर्थस्वुड्स के पास होने का जिक्र करता है। और बस यहीं से गाड़ी पटरी से उतर जाती है। हाँ, जैसी लोमोव कहता है,
मेरे ऑक्सन मीडोज आपके बर्ड्सवुड्स को छूते हैं। नतालिया उसे बीच में ही टोक देती है। माफ कीजिए, आप कहते हैं मेरे ऑक्सन मीडोज, पर क्या वो आपके हैं? बस हो गया झगड़ा शुरू। शादी का प्रस्ताव तो गया तेल लेने। हाँ, लोमोव कहता है मीडोज उसके हैं, नतालिया कहती है नहीं वो उनके हैं। बहस इस बात पर छिड़ जाती है कि जमीन असल में किसकी है। लोमोव अपनी चाची की दादी की कहानी सुनाता है कि कैसे उन्होंने वो जमीन नतालिया के परदादा के किसानों को मुफ्त इस्तेमाल के लिए दी थी। और नतालिया इस कहानी को सिरे से खारिज कर देती है। वो कहती है उनके परिवार के पास ये जमीन करीब 300 साल से है, ये हमेशा से उनकी थी। दिलचस्प बात यह है कि नतालिया खुद कहती है कि इन मीडोज की कीमत कुछ खास नहीं है, शायद 300 रूबल। हाँ, लेकिन वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। और लोमोव भी कहता है कि वो सिद्धांत के लिए लड़ रहा है। आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। ये सिद्धांत की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि नतालिया लोमोव को जमीन हड़पने वाला कह देती है, लैंड ग्रैबर, और धमकी देती है कि वो उसी दिन अपने घास काटने वालों को वहां भेज देगी। लोमोव गुस्से से चीखता है, अपनी धड़कन की शिकायत करने लगता है। माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका है। और जैसे ये काफी नहीं था, चुबुकोव वापस आ जाता है। और वो क्या करता है? आग में घी डालने का काम। हाँ, अपनी बेटी का पक्ष लेता है, कहता है अरे बेटा, मीडोज तो हमारे हैं। लोमोव के तर्कों को खारिज कर देता है, कहता है मीडोज हमेशा से उनके थे। बातचीत अब चीख चिल्लाहट में बदल जाती है। चुबुको लोमोव को धमकाता है कि अगर उसने चिल्लाना बंद नहीं किया तो वो मीडोज किसानों को दे देगा, लोमोव को नहीं। लोमोव पूछता है कि वो किसी और की संपत्ति कैसे दे सकते हैं। बहस अब पर्सनल होने लगती है। हाँ बिल्कुल, चुबुकोव लोमोव को मुकदमेबाज कहता है, पेटिफॉगर, और उसके खानदान में पागलपन होने का आरोप लगाता है। उसके दादा के शराबी होने की बात करता है। और ये भी बताता है कि कैसे उसकी छोटी चाची एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। कड़वाहट छुपी है। लोमोव भी चुप नहीं रहता। वो कहता है कि चुबुकोव की मां कुबरी थी, बाप रे, और पिता पेटू जुआरी थे, गजलिंग गैम्बलर। नतालिया कहती है कि लोमोव की चाची से बड़ा चुगलखोर कोई नहीं था, बैकबाइटर। बात इतनी बढ़ जाती है कि चुबुकोव लोमोव पर पिछले चुनाव में रिश्वत लेने का भी आरोप लगा देता है। बाप रे बाप, इस सारे हंगामे और अपमान के बीच लोमोव की हालत बिगड़ जाती है। हाँ, वो कहता है उसका पैर सुन्न हो गया है, उसे चक्कर आ रहे हैं, और वो लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल जाता है। पीछे से चुबुकोव चिल्लाता है, और मेरे घर में दोबारा कदम मत रखना। प्रस्ताव का तो जैसे कोई वजूद ही नहीं बचा, पूरी तरह से भूल गए सब। लोमोव के जाने के बाद चुबुकोव गुस्से में बड़बड़ा रहा है, उसे बदमाश, बिजुका कह रहा है। और तभी जैसे उसे याद आता है। हाँ, वो नतालिया पर बम फोड़ता है, अरे वो तो तुम्हें प्रपोज करने आया था। और यहाँ चेकॉफ का कमाल देखिए, नतालिया का रिएक्शन पूरी तरह पलट जाता है। प्रपोज करने तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो कुर्सी पर गिर जाती है, रोने लगती है। उसे वापस लाओ जल्दी, मैं बीमार महसूस कर रही हूँ, उसे लेके आओ। अचानक सारा गुस्सा गायब और शादी की इच्छा हावी। ये शुद्ध प्रहसन है, स्थितियों का चरम विरोधाभास। चुबुकोव भी घबरा जाता है। एक पल पहले वो लोमोव को घर से निकाल रहा था, अब उसे अपनी बेटी के लिए वापस लाने दौड़ता है, खुद को कोसता हुआ कि वो कितना बदनसीब बाप है। ये बदलाव दिखाता है कि उनके लिए शादी कितनी जरूरी है, चाहे आपसी समझ हो या ना हो। लोमोव थका हारा दिल की धड़कन की शिकायत करता हुआ लौटता है। और नतालिया वो फौरन माफी मांगती है। हाँ, कहती है कि हाँ, वो जमीन ऑक्सन मीडोज असल में लोमोव की ही है। वाह, जो बात कुछ मिनट पहले सिद्धांत और अन्याय की लड़ाई थी, वो अब आसानी से छोड़ दी गई। माहौल थोड़ा शांत होता है, लेकिन कब तक? लोमोव अभी भी सिद्धांत की बात कर रहा है, द प्रिंसिपल। नतालिया बड़ी चालाकी से विषय बदलने की कोशिश करती है, शिकार का जिक्र छेड़ देती है। हाँ, पूछती कि लोमोव शिकार पर कब जा रहा है। लोमोव बताता है कि उसका सबसे अच्छा कुत्ता गैस, हाँ, गैस, वो लंगड़ा हो गया है, हाँ। जिसे उसने मिरोनोव से 125 रूबल में खरीदा था। और बस यहीं से तीसरा और शायद सबसे बेतुका झगड़ा शुरू हो जाता है। नतालिया तुरंत कहती है 125 रूबल बहुत ज्यादा है। हाँ। उसके पिता ने अपने कुत्ते स्क्वीजर के लिए सिर्फ 85 रूबल दिए थे। हाँ। और स्क्वीजर तो गैस से कहीं ज्यादा बेहतर है। कम हीप्स बेटर। लोमोव ये सुनकर हंस पड़ता है। और फिर शुरू होती है कुत्तों पर बहस। कौन सा कुत्ता बेहतर नस्ल का है, किसका जबड़ा ठीक है, ओवरशॉट है या नहीं, कौन बेहतर शिकारी है। नतालिया अपने स्क्वीजर की वंशावली बताती है। हार्नेस और चिजल्स का बेटा। लोमोव अपने गैस के गुण गिनाता है। वे एक दूसरे पर फिर से चिल्लाने लगते हैं। यहाँ फिर वही पैटर्न दिखता है। हाँ बिल्कुल, एक पूरी तरह से अप्रासंगिक विषय कुत्तों की श्रेष्ठता शादी के मुख्य उद्देश्य पर हावी हो जाता है। ये पात्र अपनी झगड़ालू प्रवृत्ति से बाहर आ ही नहीं सकते। उनकी बातचीत में तर्क कम, अहंकार ज्यादा है। चुबुकोव फिर आता है। ओह,
फिर से नतालिया उसे पूछती है कि कौन सा कुत्ता बेहतर है। चुबुकोव बीच बचाव की कोशिश करता है, कहता है कि हाँ, स्क्वीजर थोड़ा ओवरशॉट हो सकता है, लेकिन फिर भी जिले का सबसे अच्छा कुत्ता है। वो गेस की तारीफ भी करता है, प्योर ब्रेड है, पैरों पर मजबूत है, पसलियां अच्छी हैं। लेकिन साथ ही उसकी कमियां भी गिना देता है कि वो बूढ़ा है और उसका थूथन छोटा है, शॉर्ट इन द मजल। इससे बात और बिगड़ जाती है। अब मारुशिंस्की शिकार की घटना पर बहस छिड़ जाती है। लोमोव कहता है कि उसका गेस काउंट के कुत्ते के बराबर दौड़ा था, जबकि स्क्वीजर पीछे रह गया था। चुबुकोव कहता है कि स्क्वीजर को काउंट के सहायक ने चाबुक मारा था, इसलिए पीछे रह गया। लोमोव कहता है सही किया, क्योंकि स्क्वीजर लोमड़ी का पीछा छोड़कर भेड़ को तंग कर रहा था। हद है, मतलब बहस का कोई अंत ही नहीं है। और बहस फिर से व्यक्तिगत हमलों पर उतर आती है। फिर से हाँ, चुबुकोव और नतालिया लोमोव का मजाक उड़ाते हैं कि वो कैसा शिकारी है। उसे घर बैठकर खटमल पकड़ने की सलाह देते हैं। लोमोव चुबुकोव पर आरोप लगाता है कि वो सिर्फ काउंट से मेलजोल बढ़ाने और साजिश करने के लिए शिकार पर जाता है। गालियों की बौछार हो जाती है। साजिशकर्ता, पिल्ले, बूढ़े चूहे, कपटे। चुप रहो वरना तीतर की तरह गोली मार दूंगा, मूर्ख। यहाँ तक कि लोमोव कहता है कि सब जानते हैं कि चुबुकोव की मरहूम पत्नी उसे मारती थी। अरे बाप रे, ये तो बहुत पर्सनल हो गया। और चुबुकोव कहता है कि लोमोव तो अपनी हाउसकीपर के इशारों पर नाचता है, अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउसकीपर। इस सब हंगामे के बीच लोमोव एक बार फिर बेहोश? हाँ, बेहोश होकर गिर पड़ता है। कहता है मेरा दिल फट गया, मैं मर रहा हूँ। नतालिया चीखती है, ये मर गया। चुबुकोव घबराकर उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है, सब कुछ नियंत्रण से बाहर। और जैसे ही लोमोव थोड़ा होश में आता है, आंखें खोलता है, चुबुकोव स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करता है फौरन वो कहता है जल्दी करो और शादी कर लो, हाँ कर दो, वो तैयार है। और लोमोव का हाथ नतालिया के हाथ में थमा देता है। एक तरह से वो बेहोशी की हालत में ही रिश्ता पक्का करवा लेता है। नतालिया भी तुरंत कहती है हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। लोमोव भी हामी भर देता है, वे चुंबन करते हैं। चुबुकोव राहत की सांस लेता है, मेरे कंधों से कितना बोझ उतर गया, लगता है चलो अंत भला तो सब भला। लेकिन क्या वाकई? चेखव यहीं पर अपना आखिरी दाव खेलते हैं। हाँ, जैसे ही चुबुकोव शैंपेन लाने की बात करता है, नतालिया लोमोव से क्या कहती है? लेकिन अब तुम मानोगे ना कि गेस स्क्वीजर से बुरा है? अरे नहीं। लोमोव जवाब देता है बेहतर है। और पर्दा गिरते गिरते वे फिर से कुत्तों पर बहस करना शुरू कर देते हैं। विश्वसनीय। अविश्वसनीय। तो ये थी चेखोव की दी प्रपोजल। इस सारे घटनाक्रम का सार क्या है, मतलब क्या समझें इससे? मेरे ख्याल से ये नाटक दिखाता है कि कैसे उस समय के अमीर समाज में शादी एक आर्थिक समझौता ज्यादा थी। हाँ, व्यक्तिगत अनुकूलता या भावनाएं वो जैसे मायने ही नहीं रखती थी। बिल्कुल। और कैसे इंसानी फितरत की छोटी छोटी कमजोरियां, अहंकार, अड़ियलपन, झगड़ालू प्रवृत्ति बड़े फैसलों पर भी हावी हो सकती हैं। सही बात है। ये सिर्फ किरदारों का मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे पर सवाल उठाता है। क्या ऐसे रिश्ते टिक सकते हैं जहां नींव ही खोखली हो? चेखव बड़ी खूबसूरती से दिखाते हैं कि इन किरदारों का झगड़ालूपन इतना स्वाभाविक है कि वे शादी तय होने के तुरंत बाद भी लड़ना बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये शायद इस बात का संकेत है कि आर्थिक फायदों के लिए जोड़े गए रिश्ते अक्सर अंदर से कितने अशांत और बेतुके हो सकते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। लोमोव ने नाटक की शुरुआत में कहा था कि उसे अपनी सेहत की वजह से शांत और नियमित जीवन की तलाश है। हाँ, याद है। इस रिश्ते में जहां हर बात पर झगड़ा तय है, उसे कैसा शांत जीवन मिलेगा? ये तो बड़ा सवाल है। क्या चेखोव सिर्फ हंसा रहे हैं या वो इस तरह के बेमेल गठजोड़ों की असलियत पर एक गंभीर टिप्पणी कर रहे हैं? मुझे लगता है दोनों। हास्य के पीछे एक गहरी टिप्पणी छुपी है, इस पर जरूर सोचा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, विचार करने वाली बात है।